गुड इवनिंग ऑल। आपका स्कोर प्लस के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग BSPHCL के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वो हम लोग देखे थे DC मशीन वाइंडिंग, ठीक है। DC मशीन वाइंडिंग का हम लोग PYQ डिस्कस किए थे। आज हम लोग AC मशीन वाइंडिंग का PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगर बात करें तो आपका जो स्कोर प्लस यूट्यूब परिवार है, स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल है, आप लोग के लिए बेहतरीन सेशन, बेहतरीन NCERT सीरीज चला रहा है, ठीक है ना। आपका रेगुलर NCERT सीरीज हो रही है। तो अगर बात करें तो NCERT बायो और केमिस्ट्री की क्लास सुबह के 6 बजे, डेली सुबह के 6 बजे राघव सर के द्वारा ली जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो BACD सुबह के 7 बजे ERPK शाही सर के द्वारा ली जा रही है। फिर आपका जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लास हो रही है, जो सुबह के 9 बजे राघव सर के द्वारा ली जा रही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो अभी का हमारा क्लास है इलेक्ट्रीशियन का, वो डेली रेगुलर 4:30 बजे शाम में आपका मेरे द्वारा लिया जा रहा है। उसके बाद NCERT फिजिक्स आपका 8 बजे, रात के 8 बजे 8 PM में ERPK शाही सर के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सीरीज आपका यूट्यूब पर चल रहा है, आप लोग रेगुलर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ये आप जो लोगो देख रहे हैं ये आपका लोगो यूट्यूब का भी है और आपका एप्लीकेशन स्कोर प्लस का लोगो है, ठीक है ना। इस पर आपके लिए डिफरेंट टाइप के बैचेज अवेलेबल हैं। आप लोग इस लोगो को प्ले स्टोर से देखकर डाउनलोड कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग विजिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन का, जो आपका BSPHCL का सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपका AC मशीन वाइंडिंग है, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। आज हम लोग AC मशीन वाइंडिंग ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बात करें यूट्यूब की बात करें तो आपका ये DC मशीन वाइंडिंग पूरा हो चुका है, आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आपका हो चुका है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है ना। और देखिए अल्टरनेटर है आपका, सर्किट ब्रेकर है, DC ड्राइव है, DC मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल कैबिनेट और कंट्रोल पैनल लेआउट है, असेंबली एंड वायरिंग है, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर है, फिर आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, फिर आपका है VWF AC ड्राइव है, अंडरग्राउंड केबलिंग है। यही आपका जो है BSPHCL का सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन का। तो आप लोग एक एक करके सारा कवर कर लेंगे, आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। AC मशीन वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके PYQ में पूछे हुए, और आपको बता दें कि आपके AC मशीन वाइंडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से ये टॉपिक को कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, आप लोग को पूरा सिलेबस ही कवर करना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द पोल पिच ऑफ अ 10 पोल मोटर इज 2, फाइंड द नंबर ऑफ स्लॉट्स। बोल रहा है 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव पिच कितना है, 2 है। स्लॉटों की संख्या होगी, स्लॉट की संख्या आपको बतानी है, 10 होगी, 20 होगी, 5 होगी या नन ऑफ दिस होगा। चलिए बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पोल पिच जो गिवन है वो लिखते हैं। पोल पिच बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोल, पोल पिच ऑफ 10 पोल, पोल पिच कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 10 पोल दिया हुआ है, 10 पोल मोटर का पोल पिच क्या है, 10 पोल मोटर है उसका पोल पिच 2 है, तो पोल पिच कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ पोल्स कितना है आपका, 10 है, ठीक है। पोल्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पोल्स आपका 10 है। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पोल पिच बराबर क्या होता है,
नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स होता है। नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स अपन क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स होता है। यही होता है, यही हम लोग जानते हैं, पोल पिच बराबर। चलिए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका क्या दिया हुआ है, आपका फाइंड करना है, पोल पिच आपका 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन क्या आपका 10, पोल की संख्या 10 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स बराबर 2 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका आंसर। आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा है ऑफ अ 4 पोल मोटर इज, किसी 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री है, कितना है, 720 डिग्री है, 180 डिग्री है, 320 डिग्री है या 1440 डिग्री है। ठीक है, इसमें थीटा मैकेनिकल नहीं दिया है लेकिन 4 पोल दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, जब थीटा मैकेनिकल वैल्यू नहीं देगा तो आप लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, 360 डिग्री। ठीक है, तो थीटा मैकेनिकल क्या कंसीडर कर लेंगे, जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो 360 डिग्री। और अगर बात करें तो आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, यही बताए थे। तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, आपका पोल कितना दिया हुआ है, 4 पोल, 4/2 इंटू 360, 2 से कैंसिल करेंगे, 36 दूना क्या होता है, 72 होता है, 720 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। बोल रहा है अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग, जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसका क्या उद्देश्य है करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिहार TG2 BSPHCL में पूछा हुआ है 4/11/2018 में। ठीक है ना, 4/11/2018 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि जो आप अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग करते हैं उसका क्या उद्देश्य है। अल्टरनेटर की गति को बढ़ावा देना, क्या अल्टरनेटर की गति को बढ़ावा देना है, हंटिंग प्रभाव को कम करना, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करना, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना, क्या है आपको बताना है। यही आपका क्या है, यही आपका डैम्पर वाइंडिंग है। यही आपका क्या है, यही आपका डैम्पर वाइंडिंग है। डैम्पर वाइंडिंग है, आपको बताना है कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, रोटर है, रोटर के पोल्स पे क्या किया जाता है, आपका डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग क्यों किया जाता है, तो आपका हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है ना, आपका हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो क्या होता है, आपका लोड, ज़्यादा लोड अचानक से हम लोग दे दें, ठीक है, अल्टरनेटर को हम लोग ज़्यादा लोड दे दें या अचानक से लोड हटा लें, तो क्या करने लगता है, आपका हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, आपको बताए थे हंटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो अचानक से ज़्यादा लोड दे दें या अचानक से लोड हटा ले तो क्या होता है, हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। आपका क्या होता है, जो आपका रोटर होता है वो क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है ना, आपका रोटर जो है ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसके क्रॉस अगर बात करें उसके अबाउट क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करना मतलब वाइब्रेट करना, कंपन करने लगता है। तो आपका हंटिंग इफेक्ट जो आपका होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है। तो हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चलिए
शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर, बोल रहा है जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में वो किस लिए यूज किया जाता है? रिड्यूस डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स, जो आपका हार्मोनिक्स होता है, जो आपका डिस्टॉर्शन होता है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का। नेक्स्ट बोल रहा है शॉर्ट पिच वाइंडिंग इज यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर रिक्वायर्स लेस ओवरहैंग कॉपर, जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है उसको कम कम कॉपर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, कम ओवरहैंग कॉपर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्या होता है? सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब क्या? सस्ता, चीप, ठीक है। तो अगर बात करें कि तो बिल्कुल सही बात है, आपका जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है उसको कम ओवरहैंग कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। बिल्कुल सही बात है। और शॉर्ट पिच बाइंडिंग जो होता है वो डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक को बिल्कुल कम करता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। तुल्यकाली मोटर्स में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलनें विरूपित हार्मोनिक्स को क्या करती है? कम करती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कम करती हैं, बिल्कुल कम करती हैं। तुल्यकाली मोटर्स में प्रयुक्त लघु पिच वाइंडिंग लघु पिच कुंडलन में कम ओवरहैंग ताम्र की आवश्यकता होती है, इसलिए मित व्ययी होते हैं। मित मतलब क्या? कम, ठीक है। मित व्ययी होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कम कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, कम ओवरहैंग कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो क्या होते हैं? इकोनॉमिकल होते हैं। दोनों सही बातें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज फॉल्स, दोनों सही हैं। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज ट्रू, बिल्कुल। ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, बिल्कुल नहीं। आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। शॉर्ट पिच के ये शॉर्ट पिच के अगर बात करें, शॉर्ट पिच की अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखिए अगर बात करें तो ये जो पोल पिच होता है वो एक जो आपका पूरा देख रहे हैं, दोनों जो आपका पोल है वो क्या होता है? फुल पिच होता है, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है? फुल पिच है। अगर इसका कुछ पोर्शन अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? कुछ पोर्शन अगर कम कर दिया जाए तो ये आपका हो जाता है शॉर्ट पिच, ठीक है ना। शॉर्ट पिच हो जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया है। ये क्वेश्चन आपका बिहार TG2 आपका 3/11/2018 में पूछा है, ठीक है ना। 3 तारीख को पूछा है और आपका 27 तारीख को पूछा है। आपका जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें 3 तारीख को पूछा और 27 तारीख को पूछा है, ठीक है ना। ये आपका BSPHCL का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है। द कॉइल स्पान ऑफ अ फुल पिच बाइंडिंग फॉर अ 6 पोल मशीन विल बी, बोल रहा है कि कॉइल स्पान पूछ रहा है फुल पिच बाइंडिंग का किस में? आपका मैकेनिकल डिग्री पूछ रहा है और आपका जो नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ पोल जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। देखिए अगर फुल पिच लिख दिया है, फुल पिच बाइंडिंग लिख दिया है, तो फुल पिच बाइंडिंग से आप लोग को क्या समझना है? फुल पिच बाइंडिंग लिख दिया है तो इस फुल पिच के बारे में बहुत कुछ बताए थे आपको। जैसे फुल पिच, देखिए क्या क्या बताए थे। फुल पिच लिख दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? फुल पिच लिख दिया है तो आपका हो जाएगा जो आपका वाइंडिंग पिच होता है, वाइंडिंग पिच बराबर बाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच बाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच बराबर कॉइल पिच, यही बताएं आपका फुल पिच में। आपका बाइंडिंग पिच जो होता है वो आपका कॉइल पिच के बराबर होता है और आपका पोल पिच के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर बात करें एक चीज़ और बताए थे कि जब आपका फुल पिच होता है तो थीटा इलेक्ट्रिकल का जो वैल्यू होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ये आपका फुल पिच का कंडीशन है। और यही अगर शॉर्ट पिच की बात करें तो क्या हो जाता है? बाइंडिंग पिच जो होता है लेस देन आपका हो जाता है पोल पिच, ठीक है ना। वाइंडिंग पिच आपका पोल पिच से कम होता है। जैसे आप लोग पिछले फिगर में देखे थे, वहाँ क्या था? आपका जो फुल पिच था वो बाइंडिंग पिच था और आपका ये वो क्या था? जो आपका
फुल पिच या पोल पिच बोलेंगे या बाइंडिंग पिच बोलेंगे, कॉइल पिच बोलेंगे, उसमें क्या था, सारा सेम था। लेकिन अगर बात करें शॉर्ट पिच का, तो जो आपका पोल पिच था उससे आपका बाइंडिंग पिच क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, ठीक है ना। तब आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट पिच हो जाता है। और आपको फुल पिच के केस में एक चीज़ बताए थे, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लेता है, इसमें क्या होता है फुल पिच में, तो बाइंडिंग पिच, पोल पिच और कॉइल पिच बराबर होता है आपका। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये आपका होता ही है। थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल आपको पता है 180 डिग्री होगा, ये फुल पिच दे दिया है इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पोल मशीन है, ठीक है। तो देखिए P इक्वल्स टू 6, तो आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको बहुत बार बोले हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल, यही होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल। यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा मैकेनिकल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन P। तो 2 इंटू 6, ये 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू 180 डिग्री, फुल पिच्ड है तो सोचना ही नहीं है, फुल पिच्ड में आपका थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। चलिए अपॉन क्या, 6, 6 18, 30, 30 दूना 60 डिग्री आपका हो जाएगा मैकेनिकल, थीटा मैकेनिकल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आपका मैकेनिकल हो जाएगा। चलिए क्लियर है, ठीक है ना। बस फुल पिच दे दिया, आपको ये ध्यान में रखना है, फुल पिच के कंडीशन में क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री होता है, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है कि 6 है, तो तब उसके बाद तो हम लोग को फार्मूला पता ही है, फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, आमतौर पर संकेंद्री वाइंडिंग का उपयोग किसमें किया जाता है। जनरली जो आपका कंसेंट्रिक वाइंडिंग होता है, जनरली जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, सिंगल फेज वाले मोटरों में, ट्रांसफार्मरों में, 3 फेज वाले मोटरों में या डीसी मोटरों में। आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का यूज किसमें किया जाता है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का यूज किसमें किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा किसमें किया जाता है, जनरली आपका सिंगल फेज वाले मोटर्स में किया जाता है, किसमें किया जाता है, सिंगल फेज वाले मोटर्स में किया जाता है। और देखिए यही आपका जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, यही आपका कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग आपका इसी टाइप से होता है, ठीक है ना, कंसेंट्रिक वाइंडिंग आपका इसी टाइप से होता है। और ये किस में किया जाता है, तो सिंगल फेज मोटर में किया जाता है, ठीक है ना। जनरली पूछ रहा है सामान्यतः किस में किया जाता है, सिंगल फेज मोटर में किया जाता है। और अगर बात करें ये करने से फ़ायदा क्या है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग करते हैं तो आपको जो शीतलन स्थान होता है ये ज़्यादा प्रदान करता है, ठीक है ना। शीतलन स्थान जो आपका कंसेंट्रिक वाइंडिंग है वो क्या करता है, ज़्यादा शीतलन स्थान प्रदान करता है, ठीक है, ज़्यादा शीतलन स्थान प्रदान करता है। और जनरली किस में किया जाता है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग आपका सिंगल फेज मोटर्स में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाइंडिंग है जिसमें जो आपका कॉइल्स है वो ओवरलैप करती हैं, परस्पर छादित होती हैं। तो देखिए बास्केट बाइंडिंग, डायमंड बाइंडिंग, चेन बाइंडिंग, विषम बाइंडिंग। तो किसमें होता है आपको बताना है, किसमें कुंडलियां होता है जो एक दूसरे को छादित करता है, परस्पर छादित करता है। तो देखिए यही आपका है, यही आपका वाइंडिंग है जिसमें क्या होता है, कुंडलियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। कुंडलियां क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। और इस टाइप के बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, इस टाइप के बाइंडिंग को बोलते हैं चेन बाइंडिंग, ठीक है। इस टाइप के बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, चेन बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
अधिकांश सिंगल फेज मोटरों में, सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपसे उल्टा पूछ दिया है। आपका पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि आपका कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, तो आप लोग बताए थे सिंगल फेज मोटरों में। और यहाँ क्या किया है, बस जस्ट अपोजिट कर दिया है कि सिंगल फेज मोटरों में ज़्यादातर किस बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग का यूज किया जाता है। यही आपका क्या है, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग, जिसका ये जो सबसे मेन रीजन है करने का वो क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो ये ज़्यादा शीतलन स्थान प्रदान करता है। ठीक है ना, तो बस क्वेश्चन को क्या किया है, उल्टा करके पूछ दिया है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में जो आपका फुल पिच वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, जो आपका कुंडली अंतराल जो होता है पोल अंतराल के बराबर होता है। कुंडली अंतराल जो होता है लेस देन पोल अंतराल होता है। आपका कुंडली अंतराल जो होता है पोल अंतराल से ज़्यादा होता है, तो कुंडली अंतराल जो होता है वो पश्च अंतराल के बराबर होता है। ये आपका फुल पिच बाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है। अभी आपको बताए थे कि फुल पिच बाइंडिंग, अभी जस्ट बताए हैं फुल पिच वाइंडिंग में क्या होगा, आपका बाइंडिंग पिच बराबर कॉइल पिच बराबर आपका पोल पिच होगा। ठीक है, और थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये जस्ट अभी भी बताया और पहले भी बता चुके हैं। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल हो जाएगा। और यही शॉर्ट पिच रहता तो बाइंडिंग पिच लेस देन क्या हो जाता, पोल पिच हो जाता। ठीक है, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 10। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एसी बाइंडिंग में अंतराल कारक का अनुपात होता है। एसी बाइंडिंग में जो आपका अंतराल कारक होता है, आपका जो किसका अनुपात होता है, आपसे ये पूछ रहा है पोल अंतराल बटा बाइंडिंग अंतराल, वाइंडिंग अंतराल माइनस पोल अंतराल। उसके बाद बोल रहा है पश्च अंतराल अपॉन पोल अंतराल, फिर बोल रहा है बाइंडिंग अंतराल अपॉन पोल अंतराल। चलिए बताना है क्या होगा। तो अगर बात करें एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक की, तो अंतराल कारक मतलब कि क्या, पिच फैक्टर की बात हो रही है। पिच फैक्टर की बात हो रही है। अंतराल कारक की बात करें तो किसकी बात हो रही है, पिच फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे लैग फैक्टर नहीं, पिच फैक्टर। ठीक है, पिच फैक्टर की बात हो रही है। तो ये किसके अनुपात होता है, पिच फैक्टर जो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो ये होता है वाइंडिंग पिच अपॉन क्या होता है, पोल पिच होता है। बाइंडिंग पिच अपॉन क्या होता है, पोल पिच होता है। पोल अंतराल, पोल हमेशा क्या होगा, पोल हमेशा आपका नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, माइनस तो होता ही नहीं है। आपका पश्च अंतराल नहीं होता है। कौन सा अंतराल होता है, वाइंडिंग पिच होता है, वाइंडिंग अंतराल होता है अपॉन पोल अंतराल होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर है, यहाँ पे गैप नहीं होगा, सब जगह पिच होगा। ठीक है, तो आपका पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है, ठीक है, जो आपका कुंडली है वो क्या है, विस्तृत पोल अंतराल से क्या है, कम है, और बोल रहा है कि कुंडली को क्या कहा जाएगा। देखिए आपका विस्तृत पोल अंतराल आपका ये है। ठीक है, आपका जो पूरा पोल अंतराल है वो क्या है, ये है। ठीक है, और बोल रहा है कि आपका जो है, जो पोल है, जो आपका कुंडली है, जो आपका वाइंडिंग है, वो पोल अंतराल, ये पूरा पोल अंतराल, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये पूरा पोल अंतराल है। ठीक है, ये आपका चलिए बता देते हैं, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये आपका क्या है, साउथ है, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये आपका क्या है, साउथ है। ठीक है, ऐसे है। तो ये पूरा क्या है, पूरा फुल
पिच्ड है, पूरा अंतराल है, ठीक है, पूरा पोल अंतराल है ये पूरा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये पूरा पोल अंतराल से क्या है, कम है, ये पूरा पोल अंतराल है इससे थोड़ा कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको किस टाइप का पिच्ड बोलते हैं, आंशिक अंतरित अंतरालित बोलते हैं, पूर्ण अंतरालित बोलते हैं, अर्ध अंतरालित बोलते हैं, या समग्र अंतरालित बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कुछ पोर्शन आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच बोलेंगे, और शॉर्ट पिच अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पिच बोलेंगे, ठीक है, यही बोलेंगे ना, कुछ फ्रैक्शन है तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पिच बोलेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पिच हो जाएगा, आपका पूर्ण अंतराल नहीं होगा, अर्ध अंतराल नहीं होगा, समग्र अंतराल नहीं होगा, ठीक है ना। होल पिच्ड मतलब क्या, होल पिच्ड या फुल पिच्ड मतलब ये वाला पोर्शन, और कुछ कम है मतलब कि क्या, कुछ फ्रैक्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पिच्ड हो जाएगा। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है पोल अंतराल की परिभाषा क्या है। जो आपका पोल अंतराल होता है, पोल पिच होता है, उसका परिभाषा आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर्मेचर के पीछे के छोर पर एक खांचे में कंडक्टर की संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आर्मेचर के सामने के छोर पर दो पोल द्वारा विस्तृत किए गए खांचों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पहली कुंडली और इसकी अगली अग्रवर्ती कुंडली के घूर्णन के बीच की दूरी। आपको बताना है कि पोल अंतराल क्या होता है। तो देखिए अगर बात करें पोल अंतराल की, पोल पिच की बात करें, तो आप जानते हैं पोल पिच क्या होता है, प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, यही होता है ना आपका पोल अंतराल। पोल पिच, पोल पिच बराबर क्या बताए हैं, पोल पिच बराबर क्या पढ़े आप लोग, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन आर्मेचर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, यही पढ़े हैं, यही पढ़े हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स अपॉन क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ पोल्स पढ़े हैं। तो यही आपका क्या होता है, पोल पिच होता है। आपसे सिंपली डिफिनेशन पूछ लिया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोल रहा है, संपूर्ण रूप में एक कुंडली में, बोल रहा है संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या होता है। आपका बराबर होता है, आपका अंतर होता है, आपका योग होता है, या आपका गुणनफल होता है। चलिए इसके लिए आपको एक फिगर दे देते हैं, ठीक है, इसके लिए आपके लिए एक फिगर बना देते हैं। तो देखिए यही आपका क्या है, क्वाइल है, यही आपका क्वाइल होता है, ठीक है। एक कुंडली बोल रहे, एक क्वाइल हम बना दिए। अब ईएमएफ भी तो बनाना पड़ेगा। इसमें कैसा डायरेक्शन होता है, इसमें जो डायरेक्शन होता है अपवार्ड होता है, ऐसे ही होता है। और इसमें कैसा होता है, ये इस टाइप का पोलैरिटी होता है। इसमें ये एरो कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है। ये आपका ई मान लेते हैं, ये आपका ई मान लेते हैं, ये आपका वी ए मान लेते हैं, ये वी ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या मान लेते हैं, वी ए डैश। तो आपसे पूछा है कि वी ए डैश क्या हो जाएगा। हम लोग दोनों ईएमएफ को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आपका सिंपली क्या कर देते हैं हम लोग, सिंपली ऐड कर देते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ई प्लस ई बराबर 2e हो जाएगा। आपका सम करते हैं, आपका योग करते हैं, ठीक है। e प्लस ई आपका क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ईएमएफ क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। e प्लस ई क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन आपका ऐसे ही दिखाते हैं ना, कोई भी कॉइल रहता है तो इधर साइड आपका 2 कॉइल साइड होता है, एक कॉइल में आपका 2 कॉइल साइड होता है, आपको ये भी बताए हैं। तो एक कॉइल साइड में आपका एरो इधर होता है, आपका सेकेंड में क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो आपका दोनों का पोलैरिटी अगर ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि क्या करते हैं, सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर बराबर होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है दो क्रमागत
दो आपका क्रमागत कंसेक्यूटिव फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो आपका कंसेक्यूटिव फेरा है, उसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कुंडली अंतराल, आपका पंक्ति अंतराल, अग्र अंतराल या परिणामी अंतराल? चलिए बताना है आपको क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको क्या कहा जाता है? कुंडली अंतराल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? तो कुंडली अंतराल बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए ये आपका क्या है? यही आपका कॉइल है पूरा। ठीक है, यही आपका एक कॉइल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रमागत फेरा। ठीक है, दो आपका यही आपका क्या है? यही आपका एक साइड, यही आपका दूसरा साइड। दो आपका कंसेक्यूटिव जो फेरा है, कंसेक्यूटिव जो टर्न है, उसके बीच के जो आपका डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा? उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अभी आपको बताए हैं। ये दोनों क्या होता है? एक कॉइल का कॉइल साइड होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? तो कॉइल स्पान कहा जाता है। ठीक है, कॉइल स्पान कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? वाइंडिंग पिच कहा जाता है। वाइंडिंग पिच कहा जाता है, या पूरा रहेगा तो फुल पिच भी बोला जाता है। कॉइल अगर बात करें तो ये कुंडली अंतराल भी बोला जाता है, बाइंडिंग पिच भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? कॉइल पिच भी बोला जाता है। कॉइल पिच भी बोला जाता है। ठीक है ना, कॉइल स्पान तो हो ही गया। दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? कॉइल स्पान, ये कॉइल स्पान बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉइल पिच भी बोला जाता है, वाइंडिंग पिच भी बोला जाता है। और ये कैसा होगा? ये आपका फुल पिच्ड होगा। ये देखिए दोनों पोल है, दोनों पोल पूरा कवर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फुल पिच्ड हो जाएगा। फुल पिच्ड के केस में थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यही इसका कुछ पोर्शन रहता, ऐसे रहता, तो आपका क्या हो जाता है? ये आपका शॉर्ट पिच हो जाता है या फ्रैक्शनल पिच हो जाता। क्लियर है? सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? कुंडली अंतराल बोला जाता है, या वाइंडिंग पिच बोला जाता है, या कॉइल स्पान बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। संट क्षेत्र कुंडली फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है। ठीक है, जो आपका फील्ड कॉइल होता है उसमें निम्न धारा वहन होती है, लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रेडी होता है। तो इसका क्या रीजन है? इसका कारण क्या है? आपसे ये पूछ रहा है। फेरों की कम संख्या, जो फेरा होता है उसकी कम संख्या होती है। फेरों की बड़ी संख्या, जो फेरा होता है उसकी ज़्यादा संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। कुंडली का उच्च प्रतिरोध, ठीक है, बोल रहा है कुंडली का ज़्यादा प्रतिरोध होता है। मोटी कुंडलन तार होता है, जो तार होता है फील्ड वाइंडिंग में वो मोटा होता है। तो वो भी किस में? संट क्षेत्र में बोल रहा है, संट फील्ड वाइंडिंग की बात हो रही है। तो आपको बताए थे जब भी हम लोग संट फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं तब उसका जो टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। और किस तार के बनाए जाते हैं? तो पतले तार के बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका बोलिएगा, उसके बाद रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और किसके बने होते हैं? पतले तार के बने होते हैं। तो क्या हो जाएगा? फेरों की बड़ी संख्या होती है। फेरों की क्या होती है? बड़ी संख्या होती है। फेरों, ये फेरे ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर सिंपली पूछ लेता कि करंट कम किसके कारण होता है तो आप लोग क्या बोलते? उच्च प्रतिरोध। लेकिन साथ में ये भी दे दिया है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तीव्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्र क्यों होगा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होता है ये भी पूछ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स, ज़्यादा कॉइल रहेगा तभी तो आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा। इसीलिए आपका क्या होता है? फेरों की बड़ी संख्या के कारण आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपको संट फील्ड में बताए थे कि संट फील्ड पैरेलल में कनेक्टेड होता है और थीन वायर का बना होता है और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में आपका लपेटों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर है 16। In a three-phase AC stator winding, in a three-phase AC stator winding, the number of coils per group is equal to
बोल रहा है कि 3 फेज वाला एसी स्टेटर वाइंडिंग है, उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स पर ग्रुप किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ फेज पर नंबर ऑफ फेजेज पर नंबर ऑफ पोल्स। बिल्कुल गलत बात है, आपका 0 होता है, ये भी गलत बात है। नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स पर नंबर ऑफ पोल्स, ये भी गलत बात है। अगर बात करें तो ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स पर नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप्स होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स पर नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप्स आपका होता है। ये जो नंबर ऑफ कॉइल्स पर ग्रुप की बात करेगा तो क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स पर नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप्स होता है। ठीक है, और अगर बात करें कॉइल ग्रुप की तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रेणी में, सीरीज में बहुत सारे कॉइल को जब हम लोग कनेक्ट करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सीरीज में हम लोग बहुत सारे कॉइल्स को कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और कुल कॉइल ग्रुप बराबर क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, कुल कॉइल ग्रुप बराबर क्या होता है? तो फेजों की संख्या होती है इंटू पोल्स की संख्या होती है। क्या बोले हैं? फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या होती है। ठीक है, कुल कॉइल ग्रुप बराबर क्या होता है? फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या होती है। ठीक है, क्लियर है? और कॉइल ग्रुप आपको क्या बताए? एक से अधिक जब मशीन वाइंडिंग को क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉइल ग्रुप बोलते हैं। और नंबर ऑफ कॉइल पर ग्रुप पूछ लेगा, तो क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल कॉइल अपॉन नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप होता है। ठीक है ना? देखिए, पर ग्रुप पूछा है तो ये तो फिक्स है कि ग्रुप नीचे रहेगा। पर ग्रुप पूछा है मतलब कि क्या? ग्रुप नीचे रहेगा। और आपका किसमें डिवाइड देगा? तो टोटल कॉइल जो है, नंबर ऑफ टोटल कॉइल जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो आपका टोटल ग्रुप है, जो आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका पर ग्रुप में जो आपका कॉइल है वो निकल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। The data that should be known before binding or rewinding of an AC stator is। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। बोल रहा है कि वह आंकड़ा जो एक एसी स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन के पहले ज्ञात होना चाहिए वो क्या है? तो ध्रुवों की संख्या और कला संयोजन, आपका फेज कनेक्शन और नंबर ऑफ पोल्स आपको पता होना चाहिए जब आप लोग बाइंडिंग और रीवाइंडिंग कर रहे हैं उस टाइम। आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री पता होना चाहिए, आपका पावर लॉसेस पता होना चाहिए, आपका फेज डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जब भी आप लोग वाइंडिंग करते हैं या रीवाइंडिंग करते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? आप लोग कैसे करेंगे वाइंडिंग? तो आपको क्या पता होना चाहिए? तो आपको नंबर ऑफ पोल्स पता होने चाहिए। ठीक है ना? आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ पोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए? फेज कनेक्शन पता होना चाहिए। तभी तो ये पर पोल कितना टर्न्स होगा आप लोग बता पाएंगे और आप ये बाइंडिंग कर पाएंगे। जब आपको बाइंडिंग करना है तो आपको नंबर ऑफ पोल्स पता रहेगा, तभी तो पर पोल कितना टर्न्स होगा आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद आपको किस टाइप से आपको फेज कनेक्शन भी पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करना है या ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करना है या फिर आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करना है, ये आप लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको नंबर ऑफ पोल्स और फेज कनेक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोल रहा है बाइंडिंग जिसमें कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है। ठीक है, जो आपका कॉइल है दो किनारा है, कॉइल का दो किनारा है। कौन कौन सा? देखिए, अगर कोई कॉइल है तो इसको दो किनारा है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। ठीक है, उसका जो बीच की दूरी है, ये पूरा बीच की दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? फुल पिच्ड बोलते हैं। अभी आपको बताए हैं कॉइल स्पान बोलते हैं, फुल पिच्ड बोलते हैं। अगर उससे कम है तो उसको क्या बोलेंगे?
शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलेंगे, फ्रंट पिच वाइंडिंग बोलेंगे, पोल पिच वाइंडिंग बोलेंगे या बैक पिच वाइंडिंग बोलेंगे। सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये आपका दो कॉइल का कॉइल साइड है, दोनों कॉइल के कॉइल साइड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फुल पिच बोलते हैं, ठीक है, या कॉइल स्पान बोलते हैं। ये आप लोग देख लिए हैं। और अगर बात करें, अगर इससे दूरी कम है, अगर इससे जो आपका फुल पिच वाइंडिंग है उससे अगर दूरी कम है, तब उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पिच बोलेंगे या शॉर्ट पिच बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में कॉइल की शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा बाइंडिंग है जिसमें जो आपका कॉइल है उसका क्या है, शुरुआती और लास्ट वाला, जो आपका लास्ट वाला आपका है कॉइल का, वो बहुत सारे सेगमेंट के बीच की दूरी पर जुड़ा होता है। आपका ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। तो देखिए, लैप वाइंडिंग होगा, आपको अगर बता दें लैप वाइंडिंग होगा तो जस्ट बगल वाला पे आपका दोनों कॉइल, मतलब कि अगर स्टार्टिंग कॉइल ये है तो एंडिंग भी आपका जस्ट एडजेसेंट वाला पे होता है, जस्ट बगल वाला पे होता है। देखिए, अगर आपका सेकेंड कॉइल है तो इसका भी यहाँ अगर स्टार्टिंग है तो एंडिंग कहाँ हो रहा है, उसके बगल वाला पे हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आपका ड्यूप्लेक्स रहेगा तब भी आपका वही चीज़ होता है, ठीक है। और आपका ये ट्रिप्लेक्स रहता है तब भी आपका यही चीज़ होता है। लेकिन अगर वेव बाइंडिंग की बात करें, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग आपका बना हुआ है। अगर वेव बाइंडिंग की बात करें तो देखिए, आपका ये कॉइल 1 है, ठीक है, कॉइल 1 है आपका, ये है कॉइल 1 आपका। उसके बाद इंड कहाँ हो रहा है, ये आपका बहुत सारा सेगमेंट है, बीच में बहुत सारा सेगमेंट है, उसके बाद आपका इंड हो रहा है आपका कॉइल 1। तो क्या बोलेंगे, बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट के बाद आपका कॉइल इंड होता है। ये शुरुआती और आखिरी किनारे के बीच में बहुत सारा कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। तो ये किस में होता है, तो ये आपका होता है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में होता है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में होता है। यहाँ पे आप अगर सिंप्लेक्स ट्यूप्लेक्स ये सब नहीं भी लिखता तो भी आप लोग क्या बोलते हैं, वेव बाइंडिंग में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में, जो आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि होता है, बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई, जो कुंडली की चौड़ाई है उसके बाद बोल रहा है खाली स्थान की चौड़ाई से कम रखी जाती है। तो किसकी चौड़ाई से कम रखी जाती है, वाइंडिंग की, पोल की, आर्मेचर की, ब्रश की, आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें कि किसकी चौड़ाई से कम रखी जाती है, तो कुंडली की चौड़ाई, जो आपका कुंडली का चौड़ाई है, बाइंडिंग का चौड़ाई है, ये जो आपका पूरा है, पूरा पोल्स का जो चौड़ाई है, जो आपका पूरा पोल्स है, पोल्स के बीच की जो चौड़ाई है, पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उससे क्या रखा जाता है, उससे कम रखा जाता है। जो पोल पिच है, पोल पिच से क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है आपका शॉर्ट पिच में, ठीक है ना। जो आपका फुल पोल पिच होता है उससे क्या रखा जाता है, जो फुल पोल पिच होता है उससे अगर कम चौड़ा है तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पिच बोलते हैं, या आपका क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं। तो किससे कम रखी जाती है, तो पोल से कम रखी जाती है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, क्लियर है आपका, पोल से क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर बात करें तो यही था हमारा आज का क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपका एसी मशीन वाइंडिंग से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो आप लोग PYQ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।